18 साल का एक लड़का अभी रिसेंटली अपनी जान लेते हुए अपनी माँ को एक लेटर में ये लिखा कि माँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा ही बेटा बन करके पैदा हूँ ताकि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूँ। 18 साल का लड़का क्या देखा है 18 साल के लड़के? क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी मतलब अभी ही एक एग्जाम के बलबूते पर ख़त्म हो गई? क्यों आपने ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर तामीर किया है जिसके अंदर की जो लोग मौजूद हैं उन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी हार से उनकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है? क्योंकि होती भी है, सच करने की वजह से भी उनको काफ़ी तकलीफ हुई। दानिश को क्या हुआ है? वो इस भूख हड़ताल में 5वें दिन तक डटी हुई हैं, लेकिन बीच बीच में हम खबरें देख रहे थे, वो क्या हकीकत है? देखिए, दानिश का जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। उनका मैटर ऑफ फैक्ट तीसरे दिन तक ही 60 के आसपास चला गया। अभी 60 से नीचे है उनका ब्लड शुगर लेवल, और नॉर्मल रेंज जो है वो बेसिकली आपका 100 के आसपास में होना चाहिए। तो अभी जो है वो 60 से भी नीचे है। की करे आप उसे कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कमेंट ही दिए कि दहशतगर्दों की बी टीम, दहशतगर्दियों की बी टीम बोला, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके साथ में एक बहुत अच्छा सा रेफरेंस भी दिया कि जो डफली लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्हें मालूम है कि यहाँ पे कौन डफली लेकर के बैठे हैं, कौन बगैर डफली के बैठे हैं, कौन उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कौन कहाँ कितनी दूर से चल करके आए हैं। उनका कंसर्न अभी ये है कि जिसकी जिम्मेदारी है परेशान होना, मतलब धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते क्यों परेशान नहीं? हम अगर यहाँ पे परेशान हैं, बारिश के नीचे हम हमारे साथियों के ऊपर भूखे रह करके बारिश उनके ऊपर गिर जा रही है, ये सब चीज़ें उनके साथ में हो रही है, क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें? ये तो उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को 13 दिन बीत चुके हैं, भूख हड़ताल को 5 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन सोनम वांगचुक के साथ जो इस वक्त भी आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे, सोनम वांगचुक लगातार इस भूख हड़ताल में शामिल हैं। 5वां दिन हो चुका है। मंच पर विजेता दहिया जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है, और मंच के बाहर की तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर पूरे छात्रगण मौजूद हैं जो इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं और जो इस आंदोलन में शामिल हैं। यहीं पर तकरीबन 22 लोग और भूख हड़ताल पर हैं। जैसे आयशा की अगर हम बात करें तो 6 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में शामिल हैं। यह आयशा का मंच है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आयशा के साथी हैं जो भूख हड़ताल में हैं, जो इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं। इनके मंच पर आप देखिए, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं के मंच से जो इनकी साथी है जिनका नाम है दानिश, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, जाहिर तौर पर उनकी हालत गंभीर है। क्यों? क्योंकि वो भी भूख हड़ताल में शामिल हैं। और क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं आयशा के मंच पर हम दिखाएं और किताबें ना दिखाएं तो लमसम ये तो असंभव सा होगा, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर यही देखने को मिलती है। पहले तो रात का मंजर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम साइद है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ वहाँ से, और मैं आयशा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, अभी दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। कल हमने देखा कि जो अभी तो हमें लग रहा है कि चलो ठीक है, व्यवस्था फिर से तिरपाल वगैरह बिछा के जैसे तैसे आपने कर लिया। कल की तस्वीरें हमने देखा कि सब कुछ नीचे आ गया था, क्या मंजर था? कल बेसिकली यही हुआ कि अचानक जब बारिश शुरू हुई तो हमारा ऊपर जो लगा हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, नीचे एक कपड़े का हम लोगों ने हिस्सा लगाया हुआ है और उसके ऊपर एक त्रिपाल लगाया हुआ है। तो जो त्रिपाल है वो फटा ही हुआ है, उसके बीच में से मतलब पानी भी निकल के गिर रहा था। जब बारिश अचानक से गिरी तो हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम लोग यहाँ पे मतलब ये तरह के बम्बू हम लोगों ने अब लगा दिए हैं, उधर भी और इधर भी, तो वो लगा नहीं पाए। तो बेसिकली जब हम वो प्रोसेस के अंदर थे तो इतनी देर में जो पानी आया वो पानी गिर करके एक तरफ कॉमरेड साथी हमारी नेहा यहाँ पे थी जो कि भूख हड़ताल पर है, एक तरफ वो बैठी हुई थी, एक तरफ वहाँ उस तरफ से दूसरे एक्सट्रीम पे दानिश बैठी हुई थी। तो बेसिकली वो पानी उठ करके पूरा नेहा के ऊपर आधा गिर गया और आधा दानिश के ऊपर गिर गया। तो जिनकी ऑलरेडी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, वो गिरने की वजह से भी उनको काफ़ी तकलीफ हुई। दानिश को क्या हुआ है? वो इस भूख हड़ताल में 5वें दिन तक डटी हुई हैं, लेकिन बीच बीच में हम खबरें देख रहे थे, वो क्या हकीकत है? देखिए, दानिश का जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। उनका मैटर ऑफ फैक्ट तीसरे दिन तक ही 60 के आसपास चला गया। अभी 60 से नीचे है उनका ब्लड शुगर लेवल, और नॉर्मल रेंज जो है वो बेसिकली आपका 100 के आसपास में होना चाहिए। तो अभी जो है वो 60 से भी नीचे है, और उनका जो वेट है वो भी काफ़ी मतलब तेज़ी से गिर चुका है, मतलब 40 किलो से भी कम अभी उनका वेट क्या कह रहे हैं उसे अभी के दिन में जा रहा है। तो इस सब के बीच में जो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने भी उनको एडवाइस किया था कि आप जो हैं अगर भूख हड़ताल अपना कंटिन्यू करते हैं तो आप एट रिस्क ऑफ बेसिकली या तो आप अनकॉन्शियस हो जाने के रिस्क पे हैं या आप इवन आप कोमा में जा सकते हैं। उसके बावजूद लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया, जब हमने उनसे बातें की तो कह रहे थे कि हम कंटिन्यू ही करना चाहते हैं। आप समझा नहीं रहे हैं कि ये जान हथेली पर रखकर आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है? आप रहेंगे तो ये आंदोलन और बढ़ पाएगा, अगर आपको ही कुछ हो जाता है।
बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो हम साथ साथ में जितने साथी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर ने एक दफ़ा ये बोला कोमा का खतरा, ये सब तो हम भी परेशान हो गए। हमने भी बात करने की कोशिश की इस बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका कंसर्न अभी ये है कि जिसकी जिम्मेदारी है परेशान होना, मतलब धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते क्यों परेशान नहीं। हम अगर यहाँ पे परेशान हैं, बारिश के नीचे हम हमारे साथियों के ऊपर भूखे रह कर के बारिश उनके ऊपर गिर जा रही है, ये सब चीज़ें उनके साथ में हो रही है। क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें? ये तो उनके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि उनको अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। ये सब पढ़े लिखे PhD स्कॉलर्स, ये इसमें मौजूद हर एक स्टूडेंट हिंदुस्तान की सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ता है। JNU के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली आपके पास आपको क्या नज़र नहीं आ रहा है इस जगह पर? ये सवाल तो हम हो करना सकता है वो देखना ही नहीं चाहते, आपको सही में लगता है कि उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। देश भर में सभी लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन है। एक है कि कोई सोया हुआ है, आप उसे उठा रहे हैं, कोई सोने की नौटंकी कर रहा है, आप उसे कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कमेंट ही दिए कि दहशतगर्दों की B टीम, दहशतगर्दियों की B टीम बोला, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके साथ में एक बहुत अच्छा सा रेफरेंस भी दिया कि जो डफली लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्हें मालूम है कि यहाँ पे कौन डफली लेकर के बैठे हैं, कौन बगैर डफली के बैठे हैं, कौन उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कौन कहाँ कितनी दूर से चल करके आए हैं, किन के बच्चों की मौत हुई है, और कौन है जो स्टूडेंट हैं जो कि चाहते थे कि वो एस्पिरेंट बने, वो जाकर के एग्ज़ाम दें, लेकिन उनके साथ में उनके पूरे फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ किया गया है। तो बेसिकली इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को क्या नहीं मालूम है। हमें कोई ऐसा हम इस भूल ख्याल में नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। नासमझ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो मतलब ना वो इतने नासमझ है, ना यहाँ पे मौजूद लोग उतने नासमझ है। हम जानते हैं कि वो जानते हैं, लेकिन बात जो है वो इसके बारे में है कि रवीश कुमार ने मेरे ख्याल से एक दफ़ा बोला था कि हर लड़ाई आप इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो लड़ाई जीती जाती है। लेकिन हम यहाँ पे, हमारे साथी जो यहाँ पे टिके हुए हैं वो तो इसीलिए टिके हुए हैं कि वो ये लड़ाई जीतेंगे, और इसके बावजूद कि अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हमेशा लोगों की ताकत रही है, जनता की ताकत रही है, जिसने कि बड़े से बड़े मतलब क्या कहते हैं उन्हें, जो प्राइडफुल लोग होते हैं, मुतकब्बिर लोग होते हैं, उन लोगों को गिरा दिया है उनकी कुर्सियों से। तो धर्मेंद्र प्रधान तो उसके सामने एक बहुत छोटा सा तिनका है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का बयान अभी पचा भी नहीं पाए थे ठीक ढंग से, आप लोग उस पर ही बातचीत चल ही रही थी कि उस बीच में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं कि कॉकरोच और वायरस कुछ पनप रहे हैं जिनका बीजेपी सफाया कर देगी। हाँ बिल्कुल, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जब आपको आतंकवादियों की B टीम बोल रहे हैं, उनने तो फिर उसके बरक्स आपको कॉकरोच और वायरस ही बोल दिया है। चलिए, मतलब इस तरह की लैंग्वेज हिस्ट्री में हमेशा किस डायरेक्शन में ले जाती है चीज़ों को, इससे हम लोग सब फिर एक बार वाकिफ। हिटलर जो था वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता था यहूदियों के बारे में कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं इन लोगों के खिलाफ। फिर हमने देखा कि उसने कहाँ ले गया, वो इन चीज़ों को कहाँ ले गया। ये तो पहली बात तो शर्म की बात है कि बीजेपी जैसी एक पार्टी जो कि सत्ता के अंदर है, धर्मेंद्र प्रधान आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं। चलिए, किसी चीज़ से नहीं, आपको क्या इस चीज़ के बारे में भी कोई मतलब आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स की जान जा रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। आप चलिए ये कह देते हैं कि भाई स्टूडेंट जो है उसके पास हमेशा चॉइस है, वो जो है वो फेल हो जाता है, वो ये सब करता है। 18 साल का एक लड़का अभी रिसेंटली अपनी जान लेते हुए अपनी माँ को एक लेटर में ये लिखा कि माँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा ही बेटा बन करके पैदा हूँ ताकि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूँ। 18 साल का लड़का, क्या देखा है 18 साल के लड़के? क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी मतलब अभी ही एक एग्ज़ाम के बलबूते पर ख़त्म हो गई? क्यों आपने ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर तामीर किया है जिसके अंदर कि जो लोग मौजूद हैं उन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी हार से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? क्योंकि होती भी है सच में। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे इतना पैसा लगाते हैं, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके फादर इतना काम कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा काम करके किसी तरीके से लोन लेके कुछ करके आपका एडमिशन कोचिंग सेंटरों में करा रहे हैं। आपकी माँ अपने जेवर बेच के क्या क्या नहीं गिरवी रख के वो अपने इस पर चला रही है। इतना प्रेशर एक इतनी छोटी उम्र में लोगों के ऊपर है, उनको तो आप फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारे माँ बाप, उनको सब कुछ अपना दाव पे लगा के तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर तुम जो हो तुम एक फेलियर। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हम इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस पूरी कड़ी में एक पहला हिस्सा है। हम तो ये बार बार कहेंगे कि साथ में NTA को भी जाना हो,
एनटीए जैसी संस्था जिसने ये सिस्टम बनाया, जिसकी देन है ये सिस्टम, एनटीए जैसी संस्था को जाना होगा, अकाउंटेबिलिटी को वापस आना होगा। एक एक स्टूडेंट जिसकी जान जा रही है, उस स्टूडेंट की जान की कीमत आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे तो आप करोड़ों रुपए उनके घर वालों को दे दीजिए, जो कि आप ऑलरेडी नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन आप कितना भी रकम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसके लिए कंपनसेट नहीं करेगा। आपके लिए तो ये ऐसी बात है कि हाँ ठीक है, हाल ही मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती रहती है कि चलिए आप मतलब चाय की चुस्की के साथ खबर पढ़ने की आदत हो गई है। अब तो ये मतलब सीधे मायने में कहा जाए तो ये तो मजाक का विषय बन गया है ना, कि कोटा में स्टूडेंट जाता है तो फांसी लगा लेता है, कि कोचिंग सेंटर के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं तो वहाँ से। स्टूडेंट से बात करके देखिए, कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से बात करके देखिए, आप उन लोगों की हालत देखिए जो इस स्ट्रक्चर के बावजूद किसी तरीके से बेचारे अपने आप को इस पॉइंट पे लाते हैं कि वो निकाल लेते हैं सीटें आईआईटी के अंदर, अलग अलग एम्स, इन सारे मतलब जगहों के अंदर। उसमें से एक माइनॉरिटी है जो कि मतलब बाकी सारी चीज़ें करते हुए फिर ये काम कर पाती है। बाकी सबको तो एकदम ऐसे रख दिया जाता है जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर आपको एक बंद कमरे में रख दिया गया हो और आपको बोला जाए कि बस ये रट करके आप ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाती है उससे दूर हो जाइए और आप बस पढ़िए, किताब के पेज टर्न कीजिए। वो है आपकी बेसिक, आपकी ज़िंदगी का मोटिव वो है, क्योंकि फिर आप जो है आपके पास बहुत पैसा होगा वगैरह वगैरह, और पूरी ज़िंदगी आप इसी प्रोसेस के अंदर गुजार देते हैं। अच्छा, जब आप ऐसे बैठते हैं, आप ये तस्वीरें देखते हैं, चारों तरफ निगाह डोलाते हैं और फिर अपने मंच पर देखते हैं कि आपके छात्र या आपके साथीगण भूखे हैं, भूख के लिए वो तड़प भी रहे हैं लेकिन वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ सकते, मन में क्या क्या चलता है उस पर? जब कल की ही अगर मैं बात करूं तो कल जब यहाँ से पानी गिरना शुरू हुआ, एक हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बेचारा वहाँ पे बम्बू का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पकड़ के ऐसे वो खड़े हो गए। हाँ, मैंने वीडियो भी देखा पकड़। बिल्कुल, वो वीडियो में ऐसे पकड़ के खड़े हैं और वो मतलब जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक ऐसे पकड़ के खड़े रहे और इन लोगों के ऊपर पानी गिर गया, ये मास्क लगा करके कुछ करके अपना मतलब ये बैठे हुए थे यहाँ पे और इनके बिस्तर भीग गए, ये सब कुछ हुआ। हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, हम अपने रूम के अंदर जब जाते हैं, जहाँ पे सोने के लिए जाते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जितना आरामदायक हो सके उतना आरामदायक अपना कमरा बनाएं, अपना गद्दा साफ़ करें, अपना कमरा ठीक से रखें, ये सब चीज़ें करें। यहाँ पे गंदगी के बीच में आपको एक भीगे हुए मट्रेस के ऊपर एक मतलब टपकता हुआ पानी आपके हर तरफ, इतनी ह्यूमिडिटी, इतना सब कुछ, आपके पंखे की लाइट चली जा रही है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे हालात के अंदर कोई भी इंसान जब अपने आप को पाता है तो उसके सामने तो फिर आपका दिल तो टूटता ही। आपको हमेशा यही महसूस होता है कि ये लोग कैसे ये खींच पा रहे हैं, और ज़्यादा तो ये महसूस होता है कि कैसे वो इंसान जिसके खिलाफ ही पूरा आंदोलन हो रहा है उसे महसूस तक नहीं हो रहा है कि यार लोगों को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ रही है, कुछ तो गलत किया होगा मैंने। तो ये जाहिर सी बात है कि मतलब आपको तो बुरा महसूस होगा ही, लेकिन ये हमारे बुरा महसूस होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो लोग जिनसे कि जवाबदेही मांगी जा रही है, जिनसे कि जिनके लिए कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जवाबदेही तय की जाए, उन लोगों के बारे में बात हो, उन लोगों से सवाल पूछे जाएं, वो लोग इस्तीफ़ा देने के पॉइंट पर उनको पहुँचाया जाए, क्योंकि वो लोग सही में ये दिन लाए हैं कि आम स्टूडेंट्स, आम छात्र, आम लोग यहाँ पे बैठ करके अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे लिए बगैर तो हम टस से मस नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री का ज़मीर कैसे गवाही दे रहा है कि वहाँ पर इतने सारे छात्र भूखे बैठे हुए हैं, बावजूद उसके वो अपनी कुर्सी से टस से मस नहीं हो रहे। ये लोग भी कह रहे हैं कि कुर्सी से धक्का मार देंगे लेकिन इस्तीफ़ा तो लेकर ही जाएंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।